नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में घुटनों पर आ गया चुनाव आयोग। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। फैसला वापसी का आया और सब कुछ 12 घंटे में पलट गया। इंडिया गठबंधन की यह बड़ी जीत मानी जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिससे चुनाव आयोग को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। आखिर कौन सी परिस्थिति बनी जिसने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले ही अपना रुख पलटने पर मजबूर कर दिया। क्या विपक्ष की रणनीति काम कर गई? क्या इंडिया गठबंधन की यह बड़ी रणनीतिक जीत है? दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया था वह कैसे उल्टा पड़ गया। 2025 यानी वो साल जिसमें सिर्फ एक ही बड़ा चुनाव होना है और वो है बिहार का विधानसभा चुनाव। और यही वजह है कि 3 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, मगर जैसे जैसे सर्वे आने लगे बीजेपी और एनडीए के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती गईं, क्योंकि सर्वे में तेजस्वी यादव को 42% समर्थन मिला। जनता सरकार बदलना चाहती है, यह बात अब खुलकर सामने आने लगी है और इसी के साथ सत्ता पक्ष ने हर वो रास्ता तलाशने की कोशिश की जिससे चुनावी प्रक्रिया को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर 11 नए दस्तावेज अनिवार्य कर दिए, वो भी इतनी कम समय सीमा में कि आम आदमी के लिए उन्हें जुटा पाना लगभग असंभव था। अब आप खुद सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में जहां विकास और व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं, वहां 8 करोड़ मतदाताओं में से कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। आंकड़े कहते हैं केवल 2.5 से 3% लोगों के पास ही ये दस्तावेज हैं। बाकी 97% लोग कहां जाएंगे? सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र की बात करें तो बिहार में मुश्किल से 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के दस्तावेज हैं, यानी 8 करोड़ में से केवल 20 लाख। अब आप खुद सोचिए कि बाकी करोड़ों लोग कैसे साबित करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि इससे फर्जी वोटिंग रुकेगी, मगर असल में यह एक बैकडोर एनआरसी लागू करने की कोशिश जैसी दिखती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आधार कार्ड को सरकार हर जगह अनिवार्य मानती है तो फिर वोटर लिस्ट में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं चुनाव आयोग ने जानबूझकर इसे दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की 250 पन्नों की शिकायत दाखिल हुई और फिर कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया, तो अदालत ने 10 जुलाई को सुनवाई तय कर दी। यही वो पल था जब चुनाव आयोग और सरकार दोनों बैकफुट पर आ गए। चुनाव आयोग को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में फजीहत होने वाली है और इसी डर से फैसला वापस ले लिया गया। इसी कड़ी में एक और बड़ी बात यह रही कि 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन के 11 दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी, मगर उस समय उनका रवैया अजीब था, मानो वो किसी राजनीतिक प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे थे। उंगली दिखाकर बात करना और तथ्यों की बजाय घुमावदार जवाब देना, वही ज्ञानेश कुमार। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हो गई है तो एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह कह रहे हैं कि जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर यही बात पहले कही जाती तो करोड़ों लोगों में डर क्यों फैलता? क्यों विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता? और क्यों इतनी जल्दी में 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी? इन 11 दस्तावेजों में शामिल थे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी पेंशन पहचान पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इनमें से किसी एक दस्तावेज को लाने की समय सीमा थी 25 जुलाई और तब तक न लाने पर नाम हटाने की चेतावनी दी गई थी। अब आप खुद सोचिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों को कोई मान्यता नहीं दी गई। ये दस्तावेज जो आम लोगों के पास होते हैं उन्हें ही बाहर कर दिया गया। यानी कि ये एक सोची समझी रणनीति थी जिससे गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को वोटिंग से दूर किया जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तय कर दी है और विपक्ष कोर्ट में सक्रिय हो चुका है, तो चुनाव आयोग ने विज्ञापन के जरिए चुपचाप अपनी रणनीति वापस ले ली। यह विपक्ष की जीत है, यह जनता की जीत है और यह लोकतंत्र की जीत है। मगर इस पूरी प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब देश यह मान ले कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अदालत ही आखिरी सहारा है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी अब जनता से नहीं बल्कि सत्ता से डरती हैं? अब आप सोचिए, जब चुनाव आयोग जैसा संस्थान जो खुद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताता है वो खुद अपने ही फैसले से पीछे हट जाए, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसकी मंशा शुरू से ही संदिग्ध थी? जिस लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था ही बार बार कटघरे में खड़ी हो, उसमें जनता का भरोसा टूटता नहीं क्या? और जब ऐसे फैसलों को अदालत की सख्ती से पलटना पड़े तो सवाल यही उठता है कि आखिर पहली बार में वह फैसला लिया ही क्यों गया था?
क्या यह किसी इशारे पर किया गया फैसला था? क्या यह कोई राजनीतिक आदेश था जो चुनाव आयोग ने चुपचाप स्वीकार कर लिया? और अगर यह फैसला बिना जांच और बिना समीक्षा के लिया गया था, तो क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था इतने बड़े स्तर की लापरवाही कर सकती है? या फिर यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसमें पहले मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की जाती, जनता को डराया जाता और फिर एक दिन पहले किसी विज्ञापन में कह दिया जाता कि चिंता मत कीजिए, अब दस्तावेज की जरूरत नहीं। यह पैंतरा जनता को भ्रम में डालने के लिए अपनाया गया था ताकि लोग दस्तावेज न दे सकें, फिर कह दिया जाए कि समय पूरा हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और विपक्ष के दबाव ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब ज्ञानेश कुमार को चुपचाप कहना पड़ रहा है कि दस्तावेज जरूरी नहीं। अब सोचिए, एक ही व्यक्ति 2 दिन पहले कह रहा था कि दस्तावेज न होने पर नाम काट दिया जाएगा और वही व्यक्ति अब कह रहा है कि नाम वैसे ही सूची में बना रहेगा। क्या इस यू टर्न से चुनाव आयोग की गरिमा बनी रहती है? क्या यह भरोसा बचा रह सकता है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे? चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि वह सरकार का हिस्सा नहीं है, वह जनता की निगरानी में काम करता है। जनता उसका बॉस है, सरकार नहीं। और जब जनता को यह लगे कि चुनाव आयोग सरकार का साथ दे रहा है तो वह उसका विरोध भी करेगी। बिहार में जो हुआ वह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह आने वाले वक्त की तस्वीर है।